हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो वीडियो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर होता है वो यही पूछता है और वही वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हमने एक सीरीज तैयार की है और इस सीरीज में हमने आज आप लोगों को पूरा बताएंगे कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री में जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो है स्काडा। ग्रेजुलेशन से लेकर के डिस्पेंसिंग से लेकर के और फिनिशिंग तक का ये क्वेश्चन है कि स्काडा क्या होता है। स्काडा क्या होता है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल जो कि सुपरवाइजरी कंट्रोल के द्वारा डाटा एक्विजिशन, डाटा को सेव करता है। अब स्काडा की तो हमने फुल फॉर्म बताई कि स्काडा की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि स्काडा क्या होता है, हमने उसका स्काडा का फुल फॉर्म बताए। लेकिन ये होता क्या है? ये जो स्काडा है ये है एक सॉफ्टवेयर है। किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई पार्ट हो या कहीं भी, जब भी हम किसी भी सिस्टम को बनाते हैं तो सबसे पहले स्काडा को बनाया जाता है। स्काडा क्या है? एक ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स के द्वारा हम बनाते हैं कि जैसे एग्जाम्पल 4 के लिए आपको कोई चीज़ की ड्राइंग करनी, ग्रेन्यूल्स की ड्राइंग करनी, तो जो उसमें जो एफबीडी बनाई जाएगी, एफबीडी कैसे वर्क करता, कहाँ कहाँ से कैसे करके वो काम करता, कहाँ सेंसर होंगे, वो सारा जो डाटा होगा वो ग्राफिक्स के थ्रू इसमें सेव होता है। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल करता है ये, और डाटा एक्विजिशन का मतलब होता है डाटा को सेव करता है। मतलब कौन सी मशीन कब स्टार्ट हुई, कब वो बंद हुई, किस टाइम पे खुली थी वो, किस टाइम पे वो बंद हुई, कितना टाइम चला, वो सारा डाटा स्काडा के अंदर सेव होता है। इसी से पूरा पता चलता है कि कितने बजे कितने आउटपुट निकले हमारे, क्या है, वो सारा स्काडा के थ्रू पता चल जाता है। तो स्काडा एक सॉफ्टवेयर है और ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो नॉर्मली यही बताना है कि स्काडा एक ग्राफिक्स होता है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, सुपरवाइजरी के थ्रू उसको कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को और डाटा को सेव करता है, उसको स्काडा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है पीएलसी। पीएलसी क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल। प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल क्या होता है? यह एक हार्डवेयर है। इन दोनों में यही अंतर है कि स्काडा और पीएलसी में पीएलसी एक हार्डवेयर है जबकि स्काडा एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, जो भी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है ना, जो प्रोसेस के दौरान जो डाटा होता है उसको कंट्रोल करता है, उसको कम करना, ज़्यादा करना, उसको कितना हमें रखना है, वो पीएलसी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इन दोनों में यही अंतर है, ये आपका हार्डवेयर है और ये ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। जैसे मोबाइल होता है, जो मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन क्या है, एक हार्डवेयर है क्योंकि हम उसको टच कर पा रहे हैं, और उसके अंदर एंड्रॉयड क्या है, एक सॉफ्टवेयर। तो एंड्रॉयड क्या है, सॉफ्टवेयर। उसी तरह से पीएलसी और स्काडा में अंतर है। अगला तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि एलओडी और मॉइस्चर कंटेंट में क्या अंतर होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओडी एंड मॉइस्चर कंटेंट? देखो, यदि लॉस ऑन ड्राइंग जो होती है एलओडी, वाटर के साथ वॉलेटाइल ऑयल यदि निकल रहे हैं या वाटर लॉस के साथ साथ वॉलेटाइल भी लॉस होना चाहिए तो वो एलओडी कहलाता है। अब ये वॉलेटाइल ऑयल क्या होते हैं? वॉलेटाइल ऑयलों को ही एसेंशियल ऑयल बोले जाते हैं। एसेंशियल ऑयल क्या होते हैं या वॉलेटाइल ऑयल वे ऑयल होते हैं
जो कि सामान्य तापमान पे भी इवोपरेट हो जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, उन्हें वॉलेटाइल ऑयल कहा जाता है। जैसे आपका क्लोव का ऑयल होता है, या सौंफ, उसके साथ जो ऑयल बनता है वो भी उड़ जाता है इजीली, ठीक है ना। इसके साथ साथ वॉलेटाइल पेपरमेंट ऑयल होता है। ये जो है क्या होता है, जब हम ग्रेनुलेशन में ग्रेन्यूल्स बनाते हैं उस टाइम पे जो फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर वॉलेटाइल ऑयल होता है। और जब क्या होता है हम एलओडी निकालते हैं तो उसमें वाटर का लॉस के साथ साथ वॉलेटाइल ऑयल का भी लॉस होता है। तो एलओडी क्या है, लॉस ऑफ वाटर प्लस वॉलेटाइल ऑयल, दैट इज कॉल्ड एलओडी। अब मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट में सिर्फ वाटर को ही लॉस किया जाता है, वाटर का ही लॉस होता है, उसे मॉइस्चर कंटेंट जो है कहते हैं। एलओडी को चेक करने के लिए मॉइस्चर एनालाइजर होता है, जबकि मॉइस्चर कंटेंट को चेक करने के लिए कार्ल फिशर जो एक रेजेंट होता है उसके थ्रू जो है हम इसको चेक करते हैं, ठीक है ना, मॉइस्चर कंटेंट को। उसके साथ साथ चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है SFM क्या होता है, सॉलिड फ्लो मॉनिटर। सॉलिड फ्लो मॉनिटर FBD सही वर्क कर रहा है, उसमें जो बैग है वो कहीं फटा तो नहीं, मीन्स ब्रोकन बैग को डिटेक्ट करने के लिए हम SFM करते हैं। SFM में क्या करते हैं, मोस्टली हम क्या करते हैं, स्टार्च लेते हैं, स्टार्च की जो क्वांटिटी होती है स्टार्च की 1 किलो आधा किलो जो भी है, उसको हम क्या करते हैं स्टार्च की क्वांटिटी को ले करके और हम फिर उसका SFM टेस्ट करते हैं। यदि ब्रोकन बैग नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगी, जो उस वर्क करते ही जो है वो ट्रिप कर जाएगा और जो FBD होगी वो बंद हो जाएगी, ठीक है ना। तो ब्रोकन बैग को डिटेक्ट करने के लिए SFM का यूज़ करते हैं। जैसे मेटल डिटेक्टर क्या होता है, मेटल चेक करने के लिए होता है, मेटल कहीं उस प्रोडक्ट में मेटल तो नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, मेटल डिटेक्टर का यूज़ करते हैं। उसी तरह से ग्रेनुलेशन में SFM किया जाता है FBD में ब्रोकन बैग को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। और ये कहाँ लगा रहता है, एग्जॉस्ट के जहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा है उसके बगल में। अब आता है ड्वेल टाइम, ये कंप्रेशन का क्वेश्चन है। ड्वेल टाइम क्या होता है, जो पंच होता है वो पंच जो है रोलर के नीचे कितने समय तक है, रोलर के नीचे कितना टाइम तक टाइम स्पेंड कर रहा है, उसे ड्वेल टाइम कहते हैं। यदि पंच और रोलर और पंच के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो ड्वेल टाइम क्या होगा, ड्वेल टाइम ज़्यादा होगा, और उसके बीच की दूरी कम होगी तो ड्वेल टाइम कम होगा। तो जो पंच का हेड होता है वो कंप्रेशन रोलर के नीचे कितना टाइम तक रहता है, जिससे क्या पड़ता है कंप्रेशन फोर्स, और उसी से उसके बाद क्या होता है टैबलेट्स हमारी बनती है। तो पंच कितना टाइम तक वहाँ रह रहा है, इसी से हार्डनेस का मतलब हार्ड ज़्यादा रहे कम हो इसी से जो है हमें पता चल जाएगा कि भाई ड्वेल टाइम ज़्यादा है तो हार्डनेस थोड़ा क्या रहेगी कम। ड्वेल टाइम जो है कम रहेगा तो हार्डनेस क्या होगी, कम हो जाएगी। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है हार्डनेस क्या होती है। अब टैबलेट्स में हम हार्डनेस चेक करते हैं, लेकिन हार्डनेस की यूनिट पूछ लेता है कि कौन कौन सी यूनिट में आप उसको चेक करते हैं। हार्डनेस के तो वैसे कई टेस्टर होते हैं, ठीक है ना, मोनसेंटो टेस्टर होता है, ठीक है ना, इरिविका का आता है, ठीक है। इसके तो उसमें क्या होता है कि 3-4 फाइजर का भी आता है, फाइजर हार्डनेस टेस्टर भी आता है। तो इसकी यूनिट क्या है, हार्डनेस को चेक करने के लिए हम या तो उसको न्यूटन में चेक करेंगे फोर्स, ठीक है ना, न्यूटन में चेक करेंगे। ये जो है बल की इकाई, फोर्स की इकाई को बोलते हैं न्यूटन, तो वही यूनिट है हार्डनेस के निकालने के लिए। पाउंड को IB में भी डिनोट करते हैं और किलो पाउंड KP में। एक SC में स्ट्रॉन्ग को पहले यूज होता था स्ट्रॉन्ग को, लेकिन अब जो है धीरे धीरे ये
इसका यूज़ कम होता रहा। अब ज़्यादातर न्यूटन में, केपी में और पौंड में ही ज़्यादातर क्या है हम हार्डनेस निकालते हैं। ठीक, ये तो हार्डनेस की यूनिट है। इसके अतिरिक्त लीक टेस्ट कहाँ किया जाता है? कहीं से जो है लीक टेस्ट किया जाता है पैकिंग में। स्ट्रिप और ब्लिस्टर, जो आप टैबलेट को पैक कर रहे हैं स्ट्रिप के अंदर और ब्लिस्टर के अंदर, वो कहीं लीकेज तो नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं? लीक टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि लीक टेस्ट में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है? उसमें जो है एक इंडिकेटर है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू। तो हमने बताया था कि जो लीक टेस्ट में यूज होता है इंडिकेटर, वो कौन सा इंडिकेटर है? मिथाइलिन ब्लू। जो मिथाइलिन ब्लू होता है वो मोस्टली स्ट्रिप पैकिंग और ब्लिस्टर जो पैकिंग कर रहे हैं हम टैबलेट्स की, उसको चेक करने के लिए कहीं से लीक तो नहीं है, वो इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेट कर लेता है कि कहीं से ये जो है आपकी स्ट्रिप जो है या ब्लिस्टर कहीं से ख़राब तो नहीं है, फटा तो नहीं है। यदि फटा होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो टैबलेट्स ख़राब हो जाती हैं, ठीक है ना, और जहाँ तक कस्टमर तक पहुँचाना था वहाँ तक पहुँचने से पहले वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं उसको चेक करने के लिए। 8वां क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मशीन की आरपीएम को चेक करने के लिए किया जाता है? तो उसके लिए हम टैकोमीटर यूज़ करते हैं। टैकोमीटर क्या करता है? जो मशीनों की आरपीएम होती है, जो मशीनों की जो आरपीएम है उसको, उन मशीनों के आरपीएम को चेक करने के लिए टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लीन रूम। क्लीन रूम क्या होता है? क्लीन रूम की डेफिनेशन है कि ऐसा रूम जहाँ पे कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन या जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या एयरबोन्स पार्टिकल्स हैं या इसके अतिरिक्त पॉल्यूटेंट है वो मिनिमाइज से मिनिमाइज रहते, उसे हम क्लीन रूम कहते हैं। या इस तरह का रूम जहाँ पे माइक्रोवेल की जो ग्रोथ होती है वो जहाँ तक एक्सेप्टेंसी लिमिट होती है उतनी ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, उसे क्लीन रूम कहा जाता है। क्लीन रूम को जो है WHO 2002, EUGMP, यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और शेड्यूल एम, जो कि भारत की क्या है, एक गाइडलाइंस है, ये इसको 4 भागों में क्लीन रूम को क्लासिफाई करता है। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी। ग्रेड ए सबसे हाई क्वालिटी का एक्सेप्ट रूम होता है। ऐसा रूम जहाँ पे कि माइक्रोबियल का जो कंटामिनेशन होता है या माइक्रोबियल का जो ग्रोथ होती है वो सबसे कम रहती है। यहाँ पे हम जो है इंजेक्शन बनाते हैं, हम जितने भी इंजेक्टेबल बनाते हैं हम वो ग्रेड ए में रखते हैं। जो ग्रेड बी, सी और डी, इसमें थोड़ा सा इसकी एक्सेप्टेंसी थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, मतलब यहाँ पे माइक्रोबियल की ग्रोथ थोड़ा और ज़्यादा हो सकती है। इस तरह से डी वाला सबसे लो ग्रेड का होता है। मोस्टली टैबलेट्स मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग मैन्युफैक्चरिंग कैप्सूल को जो है इस ग्रुप डी में रखा गया। यूएसएफडी इसको क्लास 1 से लेकर के क्लास 10, 100, 1000 और 10,000 और 1 लाख तक इसको रखता है। मतलब ये क्लास 1, तो क्लास जो 10 होता है वो हाईली जो है क्लीन रूम होता है, और जो क्लास 1 लाख वाला होता है वो थोड़ा सा उससे कम वाला रहता है। और ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने जो है इसको 3 से लेकर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मतलब ISO 3 से लेकर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। मोस्टली जो ISO 4 जो 5, 6, 7 और 8 वाले हैं वो इस ग्रेड ए, बी और सी, डी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करते हैं। ये तो क्लास है, क्लासिफिकेशन है क्लीन रूम का, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन अक्सर।
अगला क्वेश्चन आता है प्रोसेस पैरामीटर क्या होते हैं। कोटिंग के अंदर जो आप कोट कर रहे हैं टैबलेट्स को, उसमें उसके दौरान कोटिंग के दौरान कौन कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कोटिंग के लिए बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। उसमें सबसे पहला आता है इनलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर जो एग्जॉस्ट होता है, बेड का टेम्परेचर, मशीन की आरपीएम, प्रिस्थेटिक पंप का आरपीएम, नोजल का डायामीटर, गन से बेड के बीच के डिस्टेंस। ठीक है, इसके अतिरिक्त मशीन की आरपीएम और प्री हीटिंग टैबलेट्स का वेट, ग्रुप वेट, इंडिविजुअल वेट और कितना उसने गेन किया है वो प्रोसेस पैरामीटर के अंदर आता है, कोटिंग के प्रोसेस पैरामीटर के अंदर आता है। तो ये हम चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के पेन होते हैं, कोटिंग पेन कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के कोटिंग पेन होते हैं, कन्वेंशनल कोटिंग पेन, परफोरेटेड कोटिंग पेन और लास्ट वाला होता है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। जो कन्वेंशनल पेन होता है वो अंडाकार होता है, गोल आकार का होता है। जनरली इसका यूज जो है शुगर कोटिंग में करते हैं। परफोरेटेड जो पेन होता है फिल्म कोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। परफोरेटेड पेन का यूज़, परफोरेटेड मतलब होता है छेद जिस पेन में होते। हाई कोटर जो है इसको हाई कोटर भी कहते हैं। और तीसरा आता है फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। फ्लूइडाइज का मतलब क्या होता है, जब क्या होता है फ्लूइडाइज स्टेज क्या होता है, जब एयर में कोई चीज़ फ्लूइडाइज मतलब एयर में जो कोई चीज़ जो है ये तो उसकी कोटिंग हो रही है या वो एयर में ऊपर उठ रहा है, वो फ्लूइडाइज स्टेज कहलाता है। और उस एयर में ही ये क्या होगी, कोटिंग होगी, उसको बोलते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड कोटर। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं डेविएशन कितने टाइप के होते हैं। तो डेविएशन जो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, यदि हम उसको फॉलो ना करके हम कुछ अनियमितता कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वो डेविएशन में आता है। तो डेविएशन 2 तरह के होते हैं, एक प्लान डेविएशन, एक तो प्लान करके लिया जाता है। जैसे मुझे पता है कि मुझे बैच साइज को बढ़ाना है, तो वो प्लान डेविएशन है कि मैंने बैच साइज को बढ़ाना है। पहले 2 लाख का था, अभी 4 लाख का करना है, तो उसके लिए हम प्लान करेंगे पहले से और डेविएशन लेंगे। एक होता है अनप्लान डेविएशन जिसको इंसिडेंट भी बोलते हैं। ये जो है अचानक से हो जाता है, ठीक है ना, अचानक घटित हो जाएगा। जैसे कभी चलते चलते मशीन खराब हो जाएगी, चलते चलते जो है पंच टूट सकते हैं, तो वो अनप्लान डेविएशन होता है। इनको 3 जगह कैटेगराइज किया गया है, क्रिटिकल, मेजर और माइनर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्री कंप्रेशन का रोल क्या है कंप्रेशन में। तो क्या है, ग्रेन्यूल्स में जो एयर इंट्रैपमेंट कर जाती है उसको रिमूव करने के लिए प्री कंप्रेशन का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो कैपिंग और लैमिनेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो प्री कंप्रेशन एयर जो ग्रेन्यूल्स के अंदर आ रही है उसको रिमूव करता है। अगला क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पंच और डाई का कंपोजिशन क्या है या वो किस चीज़ का बना होता है। तो देखो, जो पंच होता है वो बना होता है ऑयल हार्डनेड नॉन श्रिंकिंग स्टील से, जबकि डाई जो होती है वो होती है हाई कार्बन हाई क्रोमियम, हाई कार्बन हाई क्रोमियम। ये जो है ज़्यादा हार्ड होती है इसके मुकाबले। ठीक है, पंच के मुकाबले डाई ज़्यादा हार्ड होती है और मोस्टली यही क्वेश्चन जो है फार्मा इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। इसके अतिरिक्त हम और जो है आगे बताएंगे इससे संबंधित। आज के लिए इतना ही।